आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम परवाज। जहां लड़कियां सिन्फ नाजुक कहलाती है, वही लड़कियां काफ़ी बहादुर भी होती है। बहादुरी का कोई भी कारनामा अंजाम देना हो तो हमारी जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल आगे रहती है। हर एक मैदान वो मार लेती है। कोई भी शोबा हो, लड़कियां हर जगह टॉप पे होती है। दोस्तों, जो हमारी आज की मेहमान है वो ज़रा हटके है। उन्होंने एक ऐसा मैदान मार लिया है जिसके लिए काफ़ी ताकत, कुव्वत और सबसे बड़ी बात वक्त की ज़रूरत होती है। ये है पुलिस का डिपार्टमेंट। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान है संदीप कौर जी। संदीप कौर जी एज डीएसपी श्रीनगर में काम कर रही है। इन्होंने पहले थानों में भी काम किया, उसके बाद ये ट्रैफिक में आ गई और अभी ये टूरिज्म इन्फोर्समेंट में काम कर रही हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको रूबरू कराती हूँ संदीप कौर जी से। संदीप जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम परवाज में। थैंक यू। संदीप जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करती है, इसके लिए हौसले, कुव्वत और बर्दाश्त और साथ में वक्त की ज़रूरत पड़ती है। बर्दाश्त, कुव्वत और ताकत, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बचपन से ही अपने अंदर महसूस होती है, बल्कि इसका मादा इंसान में बचपन से ही पैदा होता है। आप हमें ये बताइए कि बचपन से क्या करने का शौक था आपको और आप इस फील्ड में किस तरह आई? शुरू में बचपन में मैं खेलकूद और ये क्या कहते हैं काम वगैरह में थोड़ी दिलचस्पी कम थी मेरी, एज़ कम्पेयर टू जो मेरी बाकी सिस्टर्स हैं उनके मुकाबले में मैं थोड़ी सी कामचोर थी, यूँ कहो तो थोड़ी लेज़ी थी। हाँ, डिबेट्स वगैरह में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी, वो चीज़ें अच्छी लगती थी मुझे। बट टाइम के साथ साथ इसमें मेरे फादर का, मेरे डैडी का एक अहम रोल रहा कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ जहन में थी, जो बेटियां हैं उनको मजबूत बनाना है, उनको पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा करवाना है। हाँ, तो उनका हमें मतलब कहीं उन्होंने थोड़ी सख्ती भी दिखाई कि नहीं पढ़ाई करनी है, खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है ज़बरदस्ती। मैंने हॉकी खेला, मैंने वॉलीबॉल खेला, लेकिन वो डैडी की डांट और ज़बरदस्ती से समझ लो। दिल से आपने ये? हाँ, स्टार्ट में दिल से नहीं। तो बाकी जो मेरी सिस्टर्स हैं, क्योंकि मेरे फादर जो थे है नहीं इस दुनिया में, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर एज रिटायर हुए, तो बाकी जितनी मेरी सिस्टर्स थी वो इस चीज़ के लिए ठीक थी, खेल कूद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। सिर्फ मैं एक थी जो इन चीज़ों से थोड़ा पीछे थी। लेकिन मुझे एक जहन में था हमेशा वो लड़कों की तरह चलना, थोड़ा सा मतलब मजबूत अपने आप को दिखाना उनकी तरह, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत वैसा था मेरे में। तो और ये था कि मैं अगर कुछ करूं तो ऐसा करूं जिसमें थोड़ी कमांड हो, मतलब कमांडिंग टाइप जॉब में चाहती थी। यस यस यस, वो वैसे बातें करती रहती थी मैं, मतलब जैसे कभी हमारे साथ मेल ये हैं, आई मीन बॉयज़ हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो अक्सर मैं कहती थी मुझे कुछ बनना है तो तुम सारे लोगों को मैं ठीक करूँगी। हाँ, कुछ बचपन से हाँ कमांडर वाला, यस यस कमांडर वाला वो कुछ था। तो फिर क्या हुआ कि एज मैं डायरेक्ट डीवाईएसपी डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, मैं एज एसआई मैंने ज्वाइन किया। लेकिन मुझे ये याद था कि मुझे कहती, मैंने कहा ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं स्टार, मुझे भी मिल जाएं तो मैं भी पुलिस ऑफिसर, मतलब ऐसे ही। तो एक दिन कुछ वो था पेपर पे, कुछ न्यूज़ ये था, इसकी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की, तो मैंने कहा मैं इसमें अप्लाई करती हूँ, फॉर्म भरती हूँ। तो मेरे डैडी ने कहा ये हो गया अपना टाइम ज़ाया करना, इसके लिए ये चीज़ करना, ये नहीं कर पाएगी। फिर दीदी ने कहा नहीं कर लें, हो सकता है चली जाए ये वो। तो फाइनली ये चीज़ हो गई। मुझे लेके गए ग्राउंड में, तो सबको लगता था ये दौड़ेगी नहीं, ये कुछ करेगी नहीं, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया किया। सिलेक्शन आपका पहले ही हो? हाँ, सिलेक्शन मेरा पहले ही हो गया, बहुत ही ईजिली हो गया, बहुत मिनट में रही मैं।
बट जब मैं वापस ट्रेनिंग करके फील्ड में आई तो मैंने कहा नहीं, अगर मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है तो मुझे प्रूव करना है कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। बस ये मेरे जहन में घुस गया और मैंने हर चीज़ की, मैंने केस डील किए शुरू से ही। मैं अपने SHO को मैंने कहा मुझे अगर आप इनको दे रहे हैं, जो मेरे बाकी मेल कोलीग्स हैं, अगर उनको आप दे रहे हैं कोई केस डील करने के लिए तो मुझे क्यों नहीं। तो फिर नाका ड्यूटी, ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ मेरे से और मैंने करना शुरू कर दिया। और यू विल नॉट बिलीव आलिया, मुझे उनसे ज़्यादा करना पड़ा अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि लेडीज़ को काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है हर बार, जो मैंने ऑब्जर्व किया। कहीं ये मर्दों से कम ना, हाँ, कम ना रहे। यस, खुद को दिखाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए हर बार हर जगह मुझे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा। मैं जहाँ भी रही मैंने प्रूव कर दिया कि मैं उनको तो खैर वो तो नहीं कह सकते कि उनसे ज़्यादा किया, बट उनके बराबर में हर जगह रही और कहीं उनसे आगे भी। हमने सुना है कि आपने थानों में भी काम किया, जो आपकी पहली पोस्टिंग थी थानों में हुई है। ये बताइए कि थानों में जब आपने काम किया किस तरह के केस आपको वहाँ पे देखने को मिला? शुरू में जब मैं थाने में आई तो मैंने कहा ना, यहाँ हमारा एक कल्चर है कि अगर कोई फीमेल है तो हम मोस्टली क्या कहते हैं, इसको रहने दो, ये नहीं करेगी, वो करेंगे, ये नहीं करेगी। तो मेरे साथ भी शुरू में यही होने लगा कि नहीं ये नहीं करेगी, ये केस अगर देना डील करने मुझे नहीं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैं एक बार गई अपने SHO को, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, आप मुझे वो सारा काम दे जो आप मेरे कोलीग्स को दे रहे हैं। तो स्टार्ट हो गया वहीं से मेरा ये सिलसिला। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैंने नाका, मैंने केस डील करना, डायरी लिखनी शुरू कर दी, बिकॉज आई एम उर्दू नोइंग। तो हमारा ये जो काम होता है थानों का उर्दू में होता है, मैंने वो शुरू किया। वो हर काम जो मेल करते हैं, आपको अभी ये पता ही, आपको मैं ट्रैफिक में रही, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट हेक्टिक डिपार्टमेंट इन पुलिस। और ट्रैफिक में आप घंटों रह के, मैं आपको बता दूं, मैं 8 घंटे भी खड़ा रही। मतलब जैम लगा है तो हम 8 ईद थी लास्ट ईयर और बहुत जैम था, 8 घंटे आई स्टिल रिमेंबर, मैं 8 घंटे कंटिन्यूसली खड़ा रह के हमने जैम क्लियर किया। और बाकी ड्यूटीज़, मतलब स्टैंडिंग ड्यूटीज़ मैं करती हूँ। संदीप जी, आपने कहा कि आपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी काम किया है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से, हालांकि बहुत तरक्की हो गई, डिवाइडर्स बन गए, सिग्नल्स बन गई, नए रोड बन गए, वाइडर हुए काफ़ी ज़्यादा रोड, फ्लाई ओवर्स बन गए, और जहाँ तक रोड्स की बात है वो भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, मैकडम पड़ रहा है, रोड पुख्ता हो रहा है। लेकिन ट्रैफिक के हवाले से अभी भी हम बहुत पीछे हैं दूसरे स्टेट से। क्या वजह है? मैं बताती हूँ आलिया जी, हम लोग एक्चुअली, ये सिर्फ हमारा जो पुलिस अपना काम तो कर रही है, इसमें और भी डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी ने अपना काम करना है, जहाँ रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं, या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना काम करना है। ये मैं नहीं कहूँगी वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो बदलना ही नहीं चाहते। अगर हम सारे ये समझ लें कि हमारी कहीं गलत जगह गाड़ी रोकने से, गलत जगह गाड़ी पार्क करने से बाकियों को मुश्किल हो रही है। मैं ये बता दूं आपको, कई बार एम्बुलेंसेज होती हैं और कोई पेशेंट होता है जिसको सिर्फ 1 घंटे के या आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ही होता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे गलत ब्रेक लगाने से जो जैम हो रहा है उसमें पीछे कितने एम्बुलेंसेज होंगी और कितने लोग मर जाएंगे। ये लोगों को ज़रा भी इस चीज़ की फिक्र नहीं है। खुद गर्ज हो गया है हम लोग अपने लोगों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके भले के लिए हमें अपना रोल निभाना है, जो हम अच्छे से निभा नहीं रहे। बिल्कुल संदीप जी, जब हम अपने कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की खूबसूरती मानी जाती है हर एक मुल्क में, और दूर दूर कंट्री से यहाँ पे सयाह आते हैं घूमने के लिए। लेकिन जहाँ सयाह यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वही उनको ये एहसास भी होता है कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऑफिसर्स तैनात किए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, जो कदम कदम पे उनका ख्याल रखेंगे। क्योंकि आप अभी टूरिज्म इन्फोर्समेंट में हैं, एज अ ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किस तरह आप उनको गाइड करती हैं? आलिया जी, चूँकि मैं इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नई हूँ, फिर भी मेरी कोशिश रही, मैं कई टूरिस्ट प्लेसेस पे गई, जैसे हम सुनमर्ग गए, गुलमर्ग गए, मैं पहलगाम गई, इनसे टूरिस्ट से बात करी। मैं आपको पहले बता दूं हमारा काम क्या है। हमारा ये काम है कि टूरिस्ट रिलेटेड जो भी क्राइम है वो हम लुक आफ्टर करते हैं। मान लीजिए अगर उनके साथ चीटिंग हो रही है या ओवर चार्जिंग हो रही है या और किसी तरह का कुछ भी हो रहा है, उसको हम देखते हैं। और हमारी ये कोशिश है, हमारे पास टैग कुछ और बंदे जोड़े हुए हैं इसके साथ, जो कि गाइड करते हैं टूरिस्ट को, हम खुद जाके भी गाइड करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा टूरिस्ट इस साल कम रहा,
और हर कोई ये चाहता है, क्योंकि लोग अब तंग आ गए हैं, काम काज नहीं चल रहा है, तो हर किसी की ये कोशिश रहती है कि हमारा टूरिस्ट जो है वो हमारे आसपास घूमता रहे और जो परचेजिंग करे वो हमारी शॉप से करे। यस, और मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं मोस्टली टूरिस्ट को ये कहकर कि आप फलां जगह मत जाइए, हालात ठीक नहीं है, आप गुलमर्ग ना जाएं, हालात ठीक नहीं है, आप फलां जगह। तो मैं बहुत सारे इंटरेक्ट मैंने किया टूरिस्ट से, बहुत बातें करी मैंने उनसे और उनको समझाया कि ऐसा टूरिस्ट के साथ कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से आएँ, हर जगह घूमें, हम आपको गारंटी देते हैं, आप जाएं। फिर उनको समझाया मैंने शॉपकीपर्स को, जहां मुझे ये लगता था कि आप इस तरह से आज ये टूरिस्ट आ गया, लेकिन ये एक मैसेज चली जाएगी और फिर कोई नहीं आएगा और फिर आप लोगों का इससे बहुत नुकसान होगा। हम इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। संदीप जी, जब हम नामसाइद हालात की बात करते हैं तो नामसाइद हालात की वजह से हर एक डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ। अगर देखें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा दचका लगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने कश्मीर की बात करते हैं, नामसाइद हालात की वजह से जितना ज़्यादा मीडिया दिखाती है कि हालात ख़राब है, टूरिस्ट सेफ़ नहीं है यहाँ पे, उतना ज़्यादा होता नहीं है। बल्कि नामसाइद हालात में अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट होता भी है तो लोग बिल्कुल पेश रहते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी मदद के लिए। पूरी दुनिया के लिए आपका क्या पैगाम है कि नामसाइद हालात हो या ऐसे हो, कश्मीर कितना सेफ़ है एक टूरिस्ट के लिए? हमने टूरिस्ट से बात करी, वो इतने खुश हैं, वो जब देखा बोला यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और बाहर जो हम देखते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। और लगभग मैंने जितने भी टूरिस्ट से बात करी, हर किसी का यही मानना था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत मेहमान नवाज हैं, हमदर्द लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं देख सकते, बुरा नहीं चाह सकते। तो वो लोग बोलते थे, बोला इतने अच्छे और इतने। और अब चूंकि ये जो गलत मैसेज किया, लोगों का भी एक बहुत अच्छा रोल देखा मैंने कि वो कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा वो नॉर्मली करते थे इस साल उससे ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टूरिस्ट को लगे कि वो सेफ़ है और बड़ा मज़े में है। संदीप जी, ये जानना चाहेंगे, जब हम अपनी बेटियों की बात करते हैं तो एक चीज़ देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि मैं कश्मीर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। अगर हम दूसरे स्टेट्स की भी बात करें, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये बताइए कि जब एक लड़की के साथ ज्यादती होती है, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ होता है, उसको इतना हैरेसमेंट किया जाता है कि वो बेचारी समझ नहीं पाती है कि मुझे करना क्या है, तो वो किस तरह अपने आप को सेव करे और किस तरह टाइम पे, वक्त पे पुलिस को वो इन्फॉर्म करे ताकि उसकी मदद के लिए पुलिस उसी टाइम आ जाए। हमें लड़कियों की ग्रूमिंग, परवरिश ऐसे करनी चाहिए, हम खुद ही कमज़ोर बनाते हैं लड़की को। आपने देखा होगा, अब तो खैर बहुत सारा चेंज आ चुका है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि हम मोस्टली क्या करते हैं, लड़की को कहते हैं भाई तुम ये काम नहीं कर सकती, बाहर का खेल कूद में पहले उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते। हमें लड़कियों को खेल कूद में एक हिस्सा लेने देना है। दूसरा, हमें लड़कियों को इस तरह से नहीं, हम शुरू से जो हम लड़कियों को धिक्कारते रहते हैं या इन कामों में घर के उलझा के रखते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। काम उनको लेने हैं, लेकिन उनकी नशोनुमा का, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। हम क्यों ना उनको कहें कि आप सब कुछ कर पाओगे, आप कमज़ोर नहीं हो। सबसे पहले हमारे घरों से हमें ये शुरू करना है कि बच्चियां सब कुछ कर सकें, बच्चियों को सारी चीज़ें सिखाओ ताकि बच्ची इंडिपेंडेंट हो सके, हर एक काम। दूसरा, वही जैसे जेंडर वाली बात आ गई, मेल फीमेल तो नेचर ने बनाया ही है, लेकिन जेंडर जो सपोज कि लड़की को नहीं चाय बनाना है, 8 साल की बच्ची है, उसको चाय बनवाने के लिए तो 15 साल का बेटा है, अगर उसको बोल दोगे वो नहीं करवाओगे, आप बोलोगे नहीं लड़की है तो ये करेगी। थोड़ा सा हमें दोनों कामों में, घर के कामों में, जैसे आज तो खैर बहुत तरक्की हो चुकी है, ये चेंज हो गया, उनको डालें, और बाहर के कामों में उतना ही लड़कियों से भी लें। तो आप लड़की को कोशिश भी नहीं करेंगे यार ये कर सकती है, कोई बोझ, कोई चीज़ कुछ उठा सकती है, कुछ हम बिल्कुल पहले ही मान लेते हैं ये कर ही नहीं सकती, तो मान लेते हैं। फिर वो लड़की जब बड़ी होती है उसको बस यही एक जहन में कंसेप्ट होता है कि मैं नहीं कर सकती, भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, और ये कंसेप्ट हमें इनके जहन से निकालना होगा। संदीप जी, जब हम आपके काम के बारे में बात करते हैं तो आपने थानों में भी काम किया, ट्रैफिक में भी काम किया, और अभी आप टूरिज्म इन्फोर्समेंट में भी काम कर रही है। लेकिन जब हम परेड की बात करते हैं, 26 जनवरी में भी
परेड में आपको देखा गया, 15 अगस्त की परेड हो तो उसमें भी आपको देखा गया। जी कमांडर जी आलिया, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी हाइट शायद मेरी एक मेन प्रॉब्लम बन चुकी है। हाँ, हाइट की वजह से क्या रहता है कि उनको लगता है कि मैं आई थिंक सूट करती हूँ एज ए परेड कमांडर, तो या शायद वो कहते हैं ट्रस्ट भी है कि ये बहुत अच्छी परेड कर लेती है, इसलिए हर बार चाहे मैं नाम भी चाहूँ बट फाइनली मुझे परेड करनी पड़ती है। कर लेती हूँ तो चलो शुक्र है रब का कि मैं फिट हूँ और सही हूँ। वो आगे भी रहेगा कि आपने रब मुझे फिट रखे एकदम से, और ऑब्वियसली रहेगा। संदीप जी, जब हम बचपन की बात करते हैं तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि नहीं जी, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए क्योंकि मुझ में ये गुण है। जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में, आपके बचपन में एक ऐसा वाक़या तो हुआ होगा। सही बात है आलिया, अगर देखा जाए तो हमारे सपने कभी कुछ और होते हैं तो हो कुछ और जाते हैं, ये भी होता है, मैक्सिमम तो होता भी यही है। बट जहाँ तक आपने टर्निंग पॉइंट की बात की, मुझे थोड़ा सा उर्दू से बहुत ज़्यादा लगाव था, शेर व शायरी से थोड़ा लगाव था, प्लस मैंने कहा ना थोड़ा सा आराम परस्त थी, और थोड़ा सा शायद अगर मैं कुछ होती तो फैशन डिज़ाइनर होती, कुछ है मेरे में ऐसी चीज़ें। तो लेकिन ये वाली कमांड वाला जो मैंने अभी आपको बोला ये था तो इस तरफ चली गई। चीज़ें बहुत सारी होती हैं इंसान के, तो बट होना वही होता है। हाँ, ऐसा इंसिडेंट हुआ एक बार, मैं आपको बता दूं, मैट्रिक में मैं एग्ज़ाम दे रही थी और मुझे बस पे जाना होता था। मुझे कोई 8:30 के करीब, हाँ मतलब कोई आधा किलोमीटर तक मुझे चल के वो बस पकड़नी होती थी। आधा किलोमीटर से भी कम था बट मुझे जाना होता था। अब मैं गवर्नमेंट बस वहाँ से जाती थी, पेरेंट्स मुझे बिल्कुल खाना शाना खिला के तैयार करके भेज देते थे। एग्ज़ाम है, मैं गई तो बस निकल गई। एक बार मेरे सामने से बस जा रही है, मैंने दौड़ लगाई तो नहीं, और कुछ लोग खड़े थे जहाँ पे बस रुकनी थी, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। मैंने इशारा भी दिया उनको कि गाड़ी रोको, पर किसी ने नहीं रोकी। तो मैं पास पहुंची तो मुझे बड़ा फील हुआ, तो मेरा तो एग्ज़ाम रह गया, अब क्या करूं। बस मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, अभी चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ। तो अब करूं क्या करूं, मतलब पेरेंट्स को बोलूं कि मैं रह गई हूँ बट वहाँ जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, आगे जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। यू नो व्हाट आई डिड, मैंने एक दौड़ स्टार्ट करी। वहाँ से मेरा स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर था, और मैंने दौड़ स्टार्ट करी क्योंकि मुझे एक याद आया कि 2-2.5 किलोमीटर के आगे एक और बस आनी है। मैंने दौड़ स्टार्ट करी, कैलकुलेट किया कि इतनी अगर जल्दी मैं दौड़ूंगी और मुझे वो बस मिलेगी। हाँ, मैंने जबकि मैं बहुत कामचोर थी ये थी, लेकिन डिसीजन लेना था मुझे। मैंने दौड़ स्टार्ट करी, वहाँ पहुँची तो वहाँ बस तक तो मैं पहुँची, बस ओवरलोडेड थी, वहाँ से भी बस निकल गई। फिर मैं 2-2.5 किलोमीटर और दौड़ी और मैं जाके एग्ज़ाम हॉल में पहुंची। मैं कोई आधा पौना घंटा लेट हो गई। इवन जो हमारे एग्जामिनर, उन्होंने कहा इसको हम अटेंड नहीं करने देंगे एग्ज़ाम, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने कहा नहीं, ये इसको तो बस इसको प्लीज़ इसको मत रोको, ये अच्छी स्टूडेंट है हमारी, उसको आने दो और इसको एग्ज़ाम देने दो। तो एग्ज़ाम दे के फिर शाम को मेरे आके पेरेंट्स को ये कहानी सुनाई, तो बड़ा फील हुआ उनको, बहुत फील हुआ मेरे डैडी को। लेकिन वो ये खुश हुए सोच के, अगर कोई और होता तो नहीं कर पाता, बट इसने डिसाइड कर लिया एकदम से और चीज़ कर ली, और इतना दौड़ी, और ये कामचोर बच्चा मेरा इतनी चीज़ हाथ से ही, यस बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहो तो, अगर आपके अंदर हौसले हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हो। हम लोग ना हार के बैठ जाते हैं, भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे। मुझे लगता है सब कुछ हो सकता है, और हमें हमेशा ही इस उम्मीद पे जीना चाहिए कि चीज़ें हो सकती हैं, हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। खासकर मैं लेडीज़ के लिए बात कर रही हूँ। संदीप जी, जो घर बैठी लड़कियां हमारा ये प्रोग्राम देख रही है, जिनको ज़िंदगी में कुछ करने का शौक़ है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप खुद को कमतर ना समझें, कमज़ोर ना समझें। मोस्टली स्पेशली घर बैठी औरतों को लगता है हमें जब तक कोई कहीं ले नहीं जाएगा, हमारे लिए कोई कुछ करेगा नहीं, हम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। मैं अभी ये बता रही हूँ, जब मैं छोटी बच्ची थी, दौड़ लगा के मैंने 5 किलोमीटर दौड़ लगा के एग्ज़ाम हॉल में चली गई। वो बच्ची जो कामचोर थी, जिसको हमेशा लगता था कि मैं कुछ नहीं करने वाली, लेकिन मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात है हौसला। हौसले को पस्त ना होने दें, हमेशा ये हौसला बना के रखें कि आप मर्दों से कम नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। और आपकी जो छोटी बच्चियां, एटलीस्ट उनके जहन में ये बात बिल्कुल ना आने दें कि आप किसी से कमतर हैं। संदीप जी, बातों बातों में आपने ये भी कहा कि आप लिखती बहुत अच्छा है जी, तो यहाँ पे मेरी एक छोटी सी फरमाइश होगी कि थोड़ा सा हमें सुनाइए जो भी आपने लिखा है। लिखने का मुझे शौक़ था, फिर चूँकि वो मैं एक बहुत जल्द जॉब में आ गई।
कॉलेज छोड़ते ही मैं जॉब में आ गई और फिर लिखने का वो सिलसिला बंद हो गया। बट हाँ, अगर मैं इस जॉब में नहीं आती तो मैं ज़रूर लिखती। अब आपने कहा कि शेर सुनाने को, मैं एक आध शेर सुना देती हूँ। हर सू अंधेरा अंधेरा ही था, मैं वो शब थी जिसका सवेरा न था। हर सू अंधेरा अंधेरा ही था, मैं वो शब थी जिसका सवेरा न था। वो मेरा मुकद्दर न तकदीर था, वो मेरा मुकद्दर न तकदीर था, चाहा उसे जो कि मेरा न था। संदीप जी, आपने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम अभी आपको आगे करना भी है, लेकिन तब भी इंसान के दिल में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि ये मैदान है जो अभी मुझे मारना बाकी है, जिसमें अभी मुझे जाना है, ये काम मुझे आगे करना है। क्या प्लान्स है आपके आगे और क्या काम अभी आप आगे और करना चाहती हैं? लगभग हर एक विंग जो हमारी पुलिस की है काम कर चुकी हूँ, कुछ रह गई हैं, बट मैं चाहूँगी कि आगे चल के मैं डिस्ट्रिक्ट एसएसपी काम करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। संदीप जी, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इंशाल्लाह आलिया, फिर से दावत शुक्रिया। देंगे। दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि मैं आपको छोड़ रही हूँ संदीप जी की इस शायरी के साथ जो उन्होंने खुद लिखी है। आप मजा लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। झुक के यूं सलाम किया, उसने फिर कलाम किया, मदहोश कर गया हमें, निगाह से ऐसा जाम दिया। लड़खड़ाते रहे मुस्कुराते रहे, बेखुदी का वो आलम हम छुपाते रहे। क्या करें क्या कहें कि कैसा एहतराम किया, झुक के यूं सलाम किया, उसने फिर कलाम किया।